आज की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री पूरी किताब के हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। ध्यान रखना 100% इसी में से आएंगे। इनको आपको 100% एक एक कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, तैयार कर लेना इनको। 100% क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट हैं आप देखकर बताएंगे बाद में ही, ठीक है। इनको आपको अच्छे से ही तैयार कर लेना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, बस 100% इसी में से क्वेश्चन आएगा। देखिए, NiCN का होल 4 डबल निगेटिव में निकिल पर संकरण समझाइए। निकिल पर संकरण समझाना 100% इस बार एक क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखना 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए, कुछ नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑक्सीकरण संख्या, जैसे आपने क्लास 11th में बहुत रेडक्स वाले चैप्टर में कि इनकी निकाली होंगी, उसी समझ लीजिए आपको इनकी क्लास 11th का क्वेश्चन समझ लीजिए एक प्रकार का है। अगर आपने ऑक्सीकरण संख्या क्लास 11th में पढ़ी होंगी तो हो जाएगा काम, और आपने इलेक्ट्रॉन में विन्यास क्लास 11th में किया है तो हो जाएगा। वही सब समझ लीजिए यहाँ पर केमिस्ट्री का, कुछ है ही नहीं है इसमें नया, ठीक है। देखिए, NiCN का होल 4 डबल निगेटिव में निकिल पर संकरण समझाइए। संकरण निकालिए, समझाइए, कुछ भी कीजिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर संकरण जब भी निकालें तो क्या करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर देखिए निकालिए। मान लीजिए हमें सेंट्रल मेटल आइटम की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकाली होती है, ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल आइटम का निकालना होता है। तो इसको मान लेंगे x मान लिया। यहाँ पर हम जानते हैं CN पर क्या होता है, 1 माइनस होता है कि नहीं। 4 लिख लीजिए, यहाँ पर 6 लिख गया, 4 लिख लीजिए, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर 1 माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इस पर CN पर क्या होता है 1 निगेटिव होता है, मालूम होगा आपको, ठीक है। माइनस का 1, तो यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करें, ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी आती होगी। 4 गुणे माइनस का 1 बराबर, इस पर चार्ज कितना है, माइनस का 2, माइनस का 2 बराबर लिख दिया। अब देखिए 4 1 4, माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, x माइनस का 4 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, राइट। अब देखिए माइनस का 4 इसको उधर भेज दीजिए, तो माइनस के 2 प्लस का क्या हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 2 कितना बचेगा 2, ठीक है। तो इस बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 2, यानी कि हमारी सेंट्रल मेटल केंद्रीय परमाणु धातु की ऑक्सीकरण संख्या हमारे पास 2 आ गई है, ठीक है। अब देखिए हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब क्या है, यानी कि निकिल पर हमने इनकी बैलेंसी निकाल ली। ऑक्सीकरण संख्या निकिल की निकाल, निकिल पर कितनी बैलेंसी होती है, यहाँ पर 2 होती है, 2 निकाल ली। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर जितनी भी होती है, लेकिन हमने 2 निकाल ली यहाँ पर, ठीक है। वैसे भी मालूम हो कितनी होती है। देखिए, अब निकिल का आपको एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर जरूर याद कर लेना, ठीक है। कम से कम 50 तक आपको एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। निकिल का 28 होता है, बहुत से होते हैं, आपको ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। जिंक का 30 होता है, कॉपर का 29 होता है, ठीक है। ये सब याद करने। कोबाल्ट का 27 होता है, ठीक है। गैलियम का सबका आपको मालूम होना चाहिए कितना भी होता है यहाँ पर, ठीक है। इन्हीं में से ज़्यादातर संकट किसमें पूछा जाता है, हम बता रहे हैं आपको। देखिए, आपको स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक है। इसी में से आपको 1 से 21 से 30 तक के याद कर लेंगे, इसी में से आपको फंस जाएगा, यानी कि संकट निकालने के लिए, ठीक है। इसी में से आता है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इनकी एटॉमिक नंबर लिखें यहाँ पर 28। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, पूरा लंबा चौड़ा लिखना चाहते हैं, लिख लेना, टाइम बर्बाद करना आप एग्जाम में, लेकिन हमें नहीं करना है, ठीक है। हम जानते हैं आर्गन का कितना होता है, 28 होता है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी क्लास में आप डायरेक्टली करेंगे। यहाँ पर आर्गन कितना होता है, 18 होता है। आपने क्लास 11 में बहुत पूरा विस्तार पूर्वक किया हुआ। आर्गन का 18 तो 18 लिख दिया। 18 के आगे हम करेंगे, 18 के आगे क्या आएगा, 3D8 आता होगा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। नहीं आता, हमने वीडियो बनाई है, देख लेना, ठीक है। 3D8 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा, 4p0 हो जाएगा, लिख लिया हमने, ठीक है। जरूरत नहीं, लेकिन लिख लिया जरूरत होगी। अब क्यों यहाँ पर 8, चूँकि हम जानते हैं एस में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, एस में देखिए 2 आते हैं, जानते होंगे। एस में 2 आते हैं, पी में कितने आते हैं 2 में, इसमें 4 जोड़ देते हैं, 4 जोड़ते चले जाते हैं। एस पी डी में कितने आते हैं 10 आते हैं, ठीक है। इसमें 4 जोड़े, फिर इसमें जोड़िए 4 14 आते हैं। एफ में कितने आते हैं 14 आते हैं, मालूम होंगे, बेसिक सी बातें आपको, ठीक है। तो यहाँ पर 3D8 4s2 4p0, देखिए 18 और 2 20 28 हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 2 प्लस का मतलब क्या होता है, बताइए। यहाँ पर 2 प्लस का मतलब क्या हो, यहाँ पर 2 का प्लस का मतलब क्या होता है, घट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से यहाँ पर अगर नेगेटिव होता तो जुड़ जाता, अगर यहाँ पर प्लस का है तो क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। 22वीं कक्षा में से हम घटाते हैं। 22वीं कक्षा हमारे पास क्या है, ठीक है, 4 है, तो इसमें से घटा देंगे, 2 चले जाएंगे, कितना बचेगा 4s 0 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें 0, इसमें क्या घटा, तो 0 है ही, उसमें क्या घटाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0 बचा, कुछ नहीं बचा। अब देखिए इसके लिए कच्चा हमारे पास ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 डिब्बे होते हैं। इसके लिए कितने, डी के लिए कितने होते हैं 5, आपको ये भी बता देते हैं। देखिए इसके लिए कितना होता है, 1 होता है। विषम संख्या होती है, समझ लीजिए। एस पी, इसमें विषम संख्या 1 के बाद क्या आती है 5, 1 के बाद क्या आती है 3 आती है। और एस पी डी में कितनी होती है विषम संख्या, यहाँ पर 3 4 5, यही आपके लिए काम होते हैं। 1 3, एस में क्या होता है 1 होता है, पी में कितना होता है 3 होता है, डी में कितना होता है 5 होता है, लिख लिया यहाँ पर। डी में 5 लिख दिया। अब देखिए डी के लिए कच्चा बना दीजिए, ऑर्बिटल बना दीजिए यहाँ पर 3D8, तो इसमें कितने होते हैं डिब्बे, 1 2 3 4 5, ठीक है। इतना समझिए। एस में कितने होते हैं 1 बता चुके हैं, पी में कितने होते 3 1 2 3, राइट। अब देखिए आपको इलेक्ट्रॉन भरना आता होगा,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरना आपको आता होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले एक एक भरते हैं हर डिब्बे में, 1 2 3 4 5, फिर करते हैं युग्मन करेंगे। ठीक है, सीरियल से पहले भरते चले जाएंगे, फिर पाँचों भर देंगे। यहाँ पर 8 हैं तो पहले 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर सीरीज शुरू से आएंगे, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यही तो हमारे पास खत्म हो जाएगा। आगे इलेक्ट्रॉन भरने के लिए है ही नहीं, तो यहीं पर हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें चूंकि 4s में है नहीं तो क्या भरेंगे, कुछ है नहीं। अब चूंकि हम जानते हैं NiCN का होल फॉर 2 नेगेटिव में CN क्या है, प्रबल लिगेंड होता है। क्या होता है, जब प्रबल लिगेंड होता है तो क्या होता है, ए इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, ये वाला इसमें आ जाता है, उत्तेजित होकर पीछे वाले डिब्बे में अपने आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर पीछे वाले डिब्बे में आ गया, यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर CN हमारे पास कितने, यहाँ पर 4 हैं, 4 हैं CN यहाँ पर 4, तो 4 CN लगा दीजिए यहाँ पर जो खाली डिब्बे हैं उसमें लगा दीजिए 4, 1 2 3 4 और रहते और आगे लगा देते CN। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत ना लगाइए तब भी यहाँ। अब देखिए यहाँ पर CN लगा दिया, यहाँ पर CN लगा दिया, यहाँ पर CN। अब देखिए कितने CN है, 1 2 3 4 हैं। हम जानते हैं D में कितना आता है, यहाँ पर क्या है, देखिए DsP2, इनकी D में क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 है यहाँ पर, तो 1 लिखा D में 1, S में क्या है 1 है, P में कितने हैं 1 2 हैं, तो P में CN कितने हैं 2, तो DsP2 इसका संकरण क्या होगा, DsP2 होगा संकरण यहाँ पर। ठीक है, कोई कठिन है यहाँ पर, कुछ नहीं। यहाँ पर क्या होगा, इसका संकरण हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, DsP2 होगा। बस हो गया काम, इस टाइप से हमको करना होगा। कुछ है इसमें बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये सभी क्वेश्चन टॉप हैं यहाँ पर, इसी में से फंसेंगे। देखिए, एक दंतु लिगेंड और द्विदंतु लिगेंड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। ठीक है, क्या होता है एक दंतु, मतलब कि एक दाता परमाणु होता है। क्या होता है, क्या लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनके पास एक दंतु में एक दाता परमाणु, दो दंतु में तो 2 दाता परमाणु, 2 युग्म दान करते हैं, कुछ भी लिख देना यहाँ पर। ठीक है, एक दंतु में एक दाता परमाणु, जैसे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है, एक दंतु लिगेंड कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NH3 यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अमोनिया। ठीक है, ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है उसे कहते हैं एक दंतु लिगेंड कहते हैं। आपसे कोई पूछे एक दंतु लिगेंड क्या होता है, तो क्या होता है, ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है उसे कहते हैं एक दंतु लिगेंड कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, NH3 अमोनिया होता है। अब इसी तरह से द्वितंतु लिगेंड देख लीजिए, द्वितंतु लिगेंड। ठीक है, ऐसे लिगेंड जिनकी लिगेंड के 2 परमाणु केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। क्या करते हैं, दान करते हैं, कोई भाषा लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, लिगेंड के 2 परमाणु केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉन उनका करते हैं, दान करते हैं। 2 यहाँ पर लिखा हुआ, द्वितंतु 2 परमाणु केंद्रीय धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, उनका दान करते हैं। ठीक है, दान करते हैं, द्वितंतु लिगेंड कहलाता है। जैसे एथिलीन डाइएमीन, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, जैसे एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, वो कठिन लिख लीजिए इस क्वेश्चन को भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबोने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है, व्याख्या कीजिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबोने पर धातु सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से सिल्वर को विस्थापित कर देती है। क्या कर देती है, सिल्वर को विस्थापित कर देती है यहाँ पर। ठीक है, आपने पढ़ी होगी यहाँ पर सख्ता श्रेणी भाई, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबोने पर, जो सिल्वर नाइट्रेट का घोल होता है उसमें कॉपर की छड़ डुबोते हैं तो धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में क्या कहते हैं, सिल्वर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, हटा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर विस्थापित कर देती है। तो कॉपर नाइट्रेट विलयन में कॉपर आयन के Cu2+ तो नाइट्रेट आयन होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रेट आयन होते हैं। कॉपर आयन Cu2+ बनने के कारण विलयन का रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, यही लिख लीजिए यहाँ पर, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, आप क्या सख्ता श्रेणी आपने पढ़ी होगी तो अपने आप कर सकते हैं क्वेश्चन। क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबोने पर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से सिल्वर को विस्थापित कर देती है। कॉपर नाइट्रेट विलयन में कॉपर आयन Cu2+ तथा नाइट्रेट आयन होते हैं। कॉपर आयन Cu2+ बनने के कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब फिर देखिए ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हर साल एक क्वेश्चन आता है, देख लेना, मिला लेना, हर साल आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए ग्लूकोज का आपको क्या मालूम होना चाहिए, फार्मूला मालूम होना चाहिए। ग्लूकोज का फार्मूला बताइए क्या होता है, एक होता है ग्लूकोज का फार्मूला। वैसे फार्मूला आपने पढ़ा होगा, उसमें CH12 और स्ट्रक्चर में होता है CHOH का होल ट्वाइज। ठीक है, CH2OH होता है। और यहाँ पर क्या ऑक्सीजन थे, नहीं ऑक्सीकरण इसका करा देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या ले लेंगे यहाँ पर, ब्रोमीन जल से, यहाँ पर क्या ले लेंगे, ब्रोमीन जल से। ठीक है, जल के साथ होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारे पास ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा। डायरेक्टली इसको आपको याद रखना है। ठीक है, O होता है, इसमें अंदर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है COO यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक, जब ऑक्सीकरण इसका कराएंगे तो ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा। ग्लूकोनिक अम्ल का फार्मूला इसमें O जोड़ देते हैं भाई। ठीक है, ऊपर में वही सेम टू सेम लिख देते हैं नीचे। ये क्या हो जाता है, ग्लूकोनिक अम्ल यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल हो जाएगा, लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम लिखिए, ग्लूकोज है, इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल, ब्रोमीन जल है यहाँ पर। ठीक है, ऑक्सीकरण करा दिया इसका हमने। फिर देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन,
ठीक है। कीटोन फीलिंग विलयन तथा टोलन अवकर्मों को अपचयित नहीं करते, जबकि फ्रुक्टोज कीटोन समूह होते हुए कर देते हैं। क्यों क्यों कर देते हैं? देखिए, क्योंकि फ्रुक्टोज में कीटोन क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा, हमने बनवाया है, बहुत बताया है यहाँ पर। फ्रुक्टोज में क्या होता है, क्या होता है, कीटोन होता है। और ग्लूकोज में क्या होता है, क्षारो वो उसका एल्डिहाइड होता है यहाँ पर। कीटोन में आप ध्यान रखना, फ्रुक्टोज में क्या होता है, कीटोन क्रियात्मक समूह होता है, ग्रुप होता है। और ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, तो क्योंकि फ्रुक्टोज में कीटोन क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, तो फ्रुक्टोज क्षार की उपस्थिति में ग्लूकोज में क्या होता है, यानी कि CHO में एल्डिहाइड समूह में पुनर्विन्यास होता है। क्या होता है, पुनर्विन्यास होता है। यही कारण होता है, इसी कारण फीलिंग विलयन और टोलन अवकर्मों को अपचयित कर देता है, यही कारण होता है यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर, कोई कठिन है नहीं। क्या, क्योंकि फ्रुक्टोज में कीटोन क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, तो फ्रुक्टोज क्षार की उपस्थिति में ग्लूकोज CHO समूह में पुनर्विन्यास होता है, इसी कारण फीलिंग विलयन और टोलन अवकर्मों को अपचयित कर देता है। ठीक है, अब देखिए छठा क्वेश्चन यहाँ पर, किसी बिलियन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिलियन की तनुता बढ़ाने पर बिलियन के इकाई आयतन में उपस्थित, क्या, इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घटती है। क्या होती है, बिलियन की तनुता बढ़ाने पर बिलियन के इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या को क्या होती है, घटती है, डिक्रीज होती है। अतः बिलियन की चालकता भी घटती है। क्या होता है, बिलियन की तनुता बढ़ाने पर क्या होता है, बिलियन के इकाई मतलब एक आयतन में क्या होती है, उपस्थित आयनों की संख्या क्या होती है, डिक्रीज होती है, घटती है। अतः बिलियन की चालकता भी घटती है। ठीक है, छठा क्वेश्चन लिख लीजिए। फिर देखिए सातवां क्वेश्चन, DNA व RNA में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इधर डालेंगे DNA, इधर डालेंगे RNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, यह द्विकंडलित संरचना में पाया जाता है या एकल श्रृंखला रूप में पाया जाता है। यह क्या होता है, यह द्विकंडलित संरचना में पाया जाता है, एकल श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। और DNA में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। DNA में मतलब डी मतलब डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, मतलब R मतलब राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, नंबर 3 की, इसमें एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन तथा साइटोसिन क्या होते हैं, आदि क्षार होते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या होते हैं, आदि क्षार होते हैं। इसमें क्या होता है, ठीक है, RNA में क्या होती है, ये क्षार इसमें एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, इसमें यूरेसिल होता है, यूरेसिल क्षारक पाए जाते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, साइटोसिन कितने होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 ही क्षारक होते हैं। ठीक है, साइटोसिन क्षारक पाए जाते हैं, यहाँ पर लिख लेना, क्षारक पाए जाते हैं। ये 100% इंपॉर्टेंट, इससे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है, इन्हीं में से एक फंसेगा, 100% बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यह द्विकुलनीय संरचना में पाया जाता है, एकल श्रृंखला रूप में पाया जाता है। DNA में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसमें एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन तथा साइटोसिन क्षारक पाए जाते हैं, इसमें एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल क्षारक पाए जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, देखिए क्या होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी, जब विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। क्या, जब विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाता है, तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, जब विभिन्न तत्वों को मानक अपचयन विभव को बढ़ते क्रम में रखा जाता है, तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसके अनुप्रयोग लिख लीजिए यहाँ पर। क्या होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से मुक्त करते हैं। ठीक है, जो भी मुक्त करते निकालती हैं यहाँ पर। क्या, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने नीचे स्थित धातु को उसके लवण के से विलयन से क्या करती हैं, मुक्त करती हैं। लिख लीजिए इसका पहला अनुप्रयोग। दूसरा अनुप्रयोग लिख लीजिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से जो ऊपर होगी, ठीक है, ऊपर हमारे पास जो धातुएं होती मेटल होगी, वो धातुओं के अम्लों से क्रिया करके क्या हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल इस पर पीछे क्वेश्चन पढ़ाया हमने, इसी टाइप से क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, वो आप सक्रियता श्रेणी याद कर लेना, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए नवा क्वेश्चन, संकर्ण तत्व क्या है, इन्हें संकर्ण तत्व क्यों कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्वों को संकर्ण तत्व कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी कोश में प्रवेश करते हैं। क्या, बाह्य कोश के डी कोश में प्रवेश करते हैं। ये तत्व यस तथा बी ब्लॉक को बीच में रखे जाते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण इन्हें संकर्ण तत्व कहते हैं। क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को, जो डी ब्लॉक होते हैं उसे कहते हैं संकर्ण तत्व कहते हैं। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर क्या होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी कोश में प्रवेश करता है। ठीक है, ये तत्व यस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, जिसके कारण इन्हें संकर्ण तत्व कहते हैं। लिख लीजिए 10वां क्वेश्चन, देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रतिपरासरण से आप क्या समझते हैं। देखिए उत्तर लिखिए, यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाते हैं, तो विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर
प्रवाहित होने लगते हैं। क्या अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होने लगते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं। ठीक है, यह क्रिया परासरण के विपरीत होती है। जो ये क्रिया होती है हमारे पास, ये क्या होती है, परासरण के विपरीत, तो इसीलिए इसे प्रतिपरासरण कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, यदि परासरण दाब, जो परासरण दाब से अधिक, जो परासरण दाब है, यदि परासरण दाब होता है उससे अधिक हम दाब पर विलयन पर अधिक दाब लगाते हैं विलयन पर सॉल्यूशन पर, तो विलायक का अणु क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं। ठीक है, यही जो क्रिया होती है ये क्या होती है, परासरण के विपरीत होती है, अपोजिट होती है, इसी को कहते हैं, इसलिए इसे प्रतिपरासरण कहते हैं। यहीं पे लिखा हुआ है, यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाते हैं तो विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। यह क्रिया परासरण के विपरीत होती है, इसलिए इसे प्रतिपरासरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 11वां क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 11वां क्वेश्चन, प्रोटीन के व्यक्तिगण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या होती है, यह प्रक्रिया जिसमें प्रोटीन अपनी मूल अवस्था में उपस्थित चतुर्थ तृतीयक संरचना व द्वितीय संरचना को छोड़कर नई संरचना प्राप्त करता है। ठीक है, यह प्रक्रिया जिसमें प्रोटीन अपनी मूल अवस्था में उपस्थित चतुर्थ तृतीयक संरचना व द्वितीय संरचना को छोड़कर नई संरचना प्राप्त करता है, फिर नई संरचना, नया स्ट्रक्चर प्राप्त करता है। ठीक है, इसमें इसके प्राथमिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो हमारे पास इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उस पर क्या करता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिख लेंगे, अंडे को गर्म करना। ठीक है, लिख लीजिए। अब देखिए 12वां क्वेश्चन, ज्यूटर आयन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। देखिए, अमीनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है, COOH तथा एमीन समूह NH2 समान अणु में पाए जाते हैं। क्या हो जाते हैं, समान अणु में पाए जाते हैं। ठीक है, जलीय विलयन में कार्बोक्सिलिक समूह यानी H+ आयन हाइड्रोजन आयन खोता है। क्या करता है, हाइड्रोजन आयन क्या होता है, खोता है। ठीक है, तथा NH2 समूह यानी कि एमीन समूह इसे स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। इस प्रकार ज्यूटर आयन का निर्माण होता है। इस प्रकार क्या होता है, ज्यूटर आयन का निर्माण होता है। लिख लीजिए यहाँ पर, क्या होता है, एमिनो अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक समूह तथा एमिनो समूह समान अणु में पाए जाते हैं। जलीय विलयन में कार्बोक्सिलिक समूह हाइड्रोजन आयन खोता है तथा NH2 समूह से स्वीकार करता है। इस प्रकार ज्यूटर आयन का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए 13वां क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए 13वां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, द्विक लवण और संकुल में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इस द्विक लवणों में सामान्यता है, दो सरल लवण समान आणविक अनुपात में होते हैं। इसमें क्या होता है, सरल लवण जिनमें संकुल यौगिक बनते हैं समान आणविक अनुपात में भी हो सकते हैं। ठीक है, हो भी सकते हैं। फिर देखिए, एक केवल क्रिस्टल अवस्था में पाए जाते हैं। क्या होता है, एक क्रिस्टल व विलयन अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, नंबर 3, ये आयनिक यौगिक होते हैं। ये आयनिक भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। क्या होता है, ये आयनिक यौगिक होते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कुछ नहीं है, एक केवल क्रिस्टल अवस्था में पाए जाते हैं, एक क्रिस्टल व विलयन अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। ये क्या होता है, द्विक लवण में सामान्यता है, दो सरल लवण समान आणविक अनुपात में होते हैं। ये सरल लवण जिनमें संकुल यौगिक बनते हैं समान आणविक अनुपात में भी हो भी सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 14वां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या का है, यहाँ पर समझाइए। तो देखिए, किसी उपसहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन लिगेंड के साथ जितने उपसहसंयोजन बंध बनाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उस संख्या को हम समन्वय संख्या कहते हैं। क्या होता है यहाँ पर, लिगेंड। देखिए समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए क्या होता है, हमारे पास सिंपल धातु होती है, क्या होता है, कैंसिल मेटल आइटम। ये क्या होता है, लिगेंड। जो लिगेंड होता है हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु जितने यहाँ पर बंध बनाएगा, देखिए 6 बनाएगा बंध, यहाँ पर 6 से क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर। इसी क्या कहते हैं, किसी उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु, जो केंद्रीय धातु परमाणु ये वाला है यहाँ पर, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन लिगेंड, एक क्या है, लिगेंड, जिस इसके साथ बंध बना लेगा जितने, उसी को कहते हैं समन्वय संख्या कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने उपसहसंयोजन बंध बनाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बंध बनाता है, उस संख्या को कहते हैं समन्वय संख्या कहते हैं। जितने हमारे पास बॉन्ड बनाएगा उसे कहते हैं समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, उस संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। इसके लिए समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यही लिख लेंगे यहाँ पर, क्या 6, यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ऊपर बढ़ा देते हैं, लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15वां। देखिए 15वां क्वेश्चन, हेनरी का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती। क्या होता है हेनरी का नियम, स्थिर ताप पर, ठीक है, किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के क्या होती है, दाब के समानुपाती होती है। देखिए कि स्थिर ताप पर किसी ताप क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। इसका समानुपाती का चिन्ह हटाएं, क्या चाहिए, जैसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं। जब एम क्या होती है हमारे पास घुली की गैस की मात्रा, पी क्या होता है साम्य पर गैस का दाब, के एच क्या होता है हेनरी स्थिरांक होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर हेनरी का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना 2024 में आएगा जरूर है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। लिख लीजिए यहाँ पर। ये 15 क्वेश्चन है, इनको आपको 100% तैयार कर लेना, इनको छोड़ना मत। कॉपी में एक एक लिख लेना यहाँ पर, और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज कर लेना यहाँ पर। ठीक है, 100% इसी में से क्वेश्चन आपके फंसेंगे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। ठीक है, आपको कमेंट करना आपको क्या चाहिए, ठीक है, उसी पर वीडियो बना देंगे यहाँ पर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।